तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। काफी लंबे समय के बाद अपन मिल रहे हैं, है ना। पर अब से जो अपनी क्लासेस हैं वो बिल्कुल रेगुलर पेस पे चलेंगी एंड फास्टर पेस पे चलेंगी। आपको सिलेबस की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। वो पूरा टेंशन आप हम पे छोड़ दीजिए। सिलेबस हम जरूर 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 कंप्लीट कराएंगे। आप सिलेबस का कोई भी स्ट्रेस प्लीज मत लीजिए बच्चों, ठीक है। अब अपन पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ब्लड, और ब्लड के बारे में बेसिक बातें कवर कर ली थी कि व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉल्ड एज, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द ब्लड कॉल्ड एज। और अपन ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, जिसमें मैंने दो चीजें बताई थी आपको कि उसमें ब्लड का मैट्रिक्स होगा विच इज प्लाज्मा, एंड उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगे। दोज आर कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स और दे आर कॉल्ड एज कॉर्पसेल्स। वहां तक अपन सब कुछ पढ़ चुके थे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बात ही करी थी अपन ने, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इट इज कॉल्ड एज हीमोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड को अपन ने क्या कहा, हीमोपोएसिस कहा। अब एनएससी जेएस में क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आएगा, वेयर इज क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वेयर इज ब्लड फॉर्म, ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर ना थोड़ा सा वेरिएबल रहता है। कैसे, इसका आंसर देखें अपन। इट इज फर्स्ट फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो। सबसे पहला ब्लड कहां बनेगा, एम्ब्रियो में बनेगा। और कहां बनेगा, एम्ब्रियो के योक सैक में बनेगा। कहां बनेगा, एम्ब्रियो के योक सैक में बनेगा। तो सबसे पहले जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा, वो एम्ब्रियो के योक सैक में होगा, ठीक है। अब उसके बाद ब्लड का फॉर्मेशन कौन करेगा, लेटर इन इंट्रायूट्राइन लाइफ। इंट्रायूट्राइन लाइफ मतलब लाइफ ऑफ द फीटस, life of the baby inside the womb of the mother is called as the intrauterine life. So later in the intrauterine life, blood is formed by the organs like, it is formed by liver, it is formed by spleen, it is formed by thymus, and it is formed by lymph nodes, and by the lymph nodes of fetus. But three months prior to the birth of the child, 3 months prior to the birth of the child, ठीक है, बच्चे के जन्म से 3 महीने पहले, तो अपन बोल सकते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर, 7th, 8th और 9th मंथ। इन लास्ट 3 मंथ्स पे जो ब्लड है इट इज फॉर्म्ड बाय द रेड बोन मैरो। ब्लड किससे बनेगा, ब्लड बनेगा रेड बोन मैरो से। एंड थ्रू आउट लाइफ ब्लड किससे बनेगा, रेड बोन मैरो से ही बनेगा, ठीक है। तो ब्लड का फॉर्मेशन अलग अलग टाइम पर वेरिएबल है। सबसे पहले योक सैक से, फिर उसके बाद लिवर, स्प्लीन, थाइमस एंड लिम्फ नोड से, और जन्म के 3 महीने पहले रेड बोन मैरो जो है वो ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। दैट मीन्स उसका प्लाज्मा जो है वो उसके सेल्स नहीं बना रहे हैं, उसका प्लाज्मा कहां से आ रहा है, लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन से आ रहा है। बट अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करूं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब ब्लड के सेल्स के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो ब्लड के सेल्स जो हैं वो कहां से आते हैं, रेड बोन मैरो से आते हैं। अब ये रेड बोन मैरो कहां प्रेजेंट होता है, हमारी लॉन्ग बोन्स जो होती हैं,
ठीक है, हमारी लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उसके सेंटर में खाली कैविटी है, ठीक है। तो अगर मैं अडल्ट की बात करूं, है ना, मतलब जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब हमारा जो रेड बोन मैरो है वो सिर्फ बोन की टिप्स पर प्रेजेंट होता है, और सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, सेंटर में यहां पर येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। सो यहां से दिस इज आर रेड बोन मैरो, दिस इज आर रेड बोन मैरो, और ये ही रेड बोन मैरो हमारे ब्लड सेल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कहां प्रेजेंट होता है, ये हमारी लॉन्ग बोन्स की टिप्स पर प्रेजेंट है, पेरिफेरल पार्ट पर प्रेजेंट है। सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, सेंटर में येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है जो कि फैट के स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वापस से हमारा क्या हो गया, रेड बोन मैरो हो गया। तो ये येलो बोन मैरो यहां पर प्रेजेंट है, ठीक। बट इनिशियली जब हम इनिशियल एज ऑफ लाइफ में होते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारी पूरी बोन के अंदर रेड बोन मैरो ही प्रेजेंट होता है। पर जैसे जैसे हमारी एज प्रोग्रेस करती चली जाती है, द सेंट्रल रेड बोन मैरो इज रिप्लेस्ड बाय द येलो बोन मैरो, और सेंटर में फिर येलो बोन मैरो है और एजेस पर, टिप्स पर क्या प्रेजेंट होगा, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा। ऑल दोज पीपल हु ईट नॉनवेज, है ना, जो नॉनवेज खाते हैं वो मेरी बात से रिलेट करेंगे कि जब भी आप बोन का पीस खा रहे हो, सो जनरली क्या होता है, टिप वाले पार्ट को थोड़ा सा कट करके हम उसे सक करते हैं। तो सक करते हैं, तो व्हाट वी आर सकिंग दिस येलो बोन मैरो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट, ठीक है। तो अल्टीमेटली ब्लड का फॉर्मेशन कौन करेगा अडल्टहुड तक आते आते, तो वो कौन करेगा, रेड बोन मैरो करेगा। और रेड बोन मैरो कब से फंक्शनल हो जाता है, बर्थ के 3 महीने के पहले से रेड बोन मैरो फंक्शनल हो जाता है। और एक बार रेड बोन मैरो जब फॉर्म्ड एलिमेंट्स का ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, तो हमारे पूरे जीवन काल में ये आरबीएम ही हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट्स में लिखते चले जाना। लेक्चर प्रीमियर हो रहा है, बट यस मैं आपके सारे डाउट्स रीड करूंगी और उन सबको आंसर भी करूंगी, ठीक है। इज दिस क्लियर अप टिल हियर? कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। चले आगे। ओके, नाउ क्विकली वी विल रिवाइज हियर द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. Blood is made up of two components. One is the matrix of the blood and other is the formed elements. NCERT blood cells को formed elements बोलती है, तो हम भी इसको formed elements ही बोलेंगे. The matrix is the liquid part of the blood which is the plasma. Formed elements में 3 चीजें आएंगी, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। 55% ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा एंड रिमेनिंग 45% इज द फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। आगे चलते हैं। अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके देखें, अपन सेल फ्रैक्शनेशन बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सेल फ्रैक्शनेशन क्या होता है कि सेल के कंटेंट्स को हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसकी डेंसिटी के हिसाब से हम सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते चले जाते हैं। एग्जैक्टली ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी हम एक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को यूज करते हैं और हमको कुछ इस तरह का डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे। सबसे ऊपर हमको क्या मिलेगा? वी विल गेट प्लाज्मा। दैट मीन्स प्लाज्मा जो है वो ब्लड का सबसे लाइट पार्ट है। सबसे ऊपर आपको क्या मिल रहा है? ये प्लाज्मा मिल रहा है, और जो पार्ट ऊपर हमको मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट बोलते हैं, ठीक। पेलेट में हमको सबसे बॉटम में हमको क्या मिल रही है? आरबीसी मिल रही है, और सुपरनेटेंट और पेलेट के बीच में आपको क्या मिल रहे हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स मिल रहे हैं और प्लेटलेट्स मिल रहे हैं। तो ब्लड को अगर हम सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक से सेपरेट करें तो सबसे लाइट कंपोनेंट ऑफ ब्लड का सबसे लाइट कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्या होगा? दैट इज द प्लाज्मा। और सबसे हेवीएस्ट कंपोनेंट कौन सा होगा? आरबीसी होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट है?
This is obtaining different components. This is obtaining different components of blood on centrifugation. ठीक है. Now we'll start with plasma. So this is what you are seeing is the plasma. ये क्या है? This is plasma. दिखने में ये आम पापड़ लगता है, बट आम पापड़ नहीं है. ये क्या है? ये ब्लड की मैट्रिक्स है, एंड दिस मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा. ठीक है. नोट्स बनाते चले जाएंगे. It is a liquid component of the blood. It forms the matrix of the blood. It is around 55% of the blood. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, ठीक है, इफ वी टॉक ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा, सो अराउंड 91 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर. सो मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्लाज्मा क्या है? सिर्फ और सिर्फ वाटर है. रिमेनिंग 7 to 8% ऑफ प्लाज्मा जो है दैट कंप्राइजेस ऑफ द सॉलिड कंपोनेंट्स. ये क्या कंप्राइज करता है? ये सॉलिड कंपोनेंट्स कंप्राइज करता है, और इस सॉलिड कंपोनेंट में भी सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड एज द प्लाज्मा प्रोटीन्स. इनको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज द प्लाज्मा प्रोटीन्स. अब प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं? द प्रोटीन्स दैट आर confined only to the plasma. The proteins that are confined only to the plasma are called as plasma proteins. वो प्रोटीन्स प्लाज्मा के जो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा में मिलते हैं और किसी भी बॉडी सेल में कहीं पर भी और प्रेजेंट नहीं है, ऐसे प्रोटीन्स को हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं. इसमें हम मेजर 2 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ते हैं. आपने नाम भी सुना होगा. वन इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमिन एंड द अदर इज कॉल्ड एज ग्लोब्यूलिन. तो इसको देखते हैं अब अपन. तो प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे पहले जो अपन देखेंगे दैट इज एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन. सबसे छोटा साइज में जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन है? वो एल्ब्यूमिन है. ठीक है. इट इज प्रेजेंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है? 4%. दैट इज मैक्सिमम अमाउंट में यही प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है. इट इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट. सबसे छोटा है साइज में, पर सबसे ज्यादा प्रोटीन जो आपकी प्लाज्मा में प्रेजेंट है वो कौन सा है? वो एल्ब्यूमिन है. ठीक है. इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन ध्यान से समझना. इट इज रिस्पॉन्सिबल for maintaining BCOP.
BCOP stands for blood colloidal ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये इतना भयंकर सा नाम क्या आ गया, ध्यान से देखो इधर। सपोज दिस इज योर ब्लड वेसल, ठीक है, सपोज ये आपकी एक ब्लड वेसल है। ध्यान से समझना यहां पर क्या हुआ। ये आपके बॉडी के सेल्स हैं, ये आपके बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है। अब यहां पर ब्लड है, इस ब्लड के अंदर वाटर है, क्योंकि प्लाज्मा का मैक्सिमम कॉम्पोजिशन जो है वो किसका बना हुआ है, वो वाटर का बना हुआ है। तो मैं नटशेल में ये बात बोल सकती हूं कि ब्लड के अंदर क्या ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, क्योंकि 55% ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा, और प्लाज्मा का भी 91 से 92% जो है वो क्या है, वाटर है। तो इस ब्लड में क्या ज्यादा है, वाटर ज्यादा है। तो आपके ये जो सेल्स हैं ये ब्लड से क्या करेंगे, वाटर को खींचेंगे, ये वाटर को अपनी तरफ लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्लड कैसा बिहेव करेगा, ब्लड एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करेगा, और सेल्स क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर को खींचेंगे, ठीक। अब अगर ऐसा हुआ तो हमारे ब्लड की जो वॉल्यूम है, अगर ऐसा हुआ कंटिन्यू होता रहा, तो हमारे ब्लड की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, वो बहुत हद तक ड्रॉप हो जाएगी, बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी, ठीक। अब ब्लड की वॉल्यूम अगर रिड्यूस हो जाएगी तो ब्लड कैसे ट्रैवल करेगा, ब्लड ट्रैवल नहीं कर पाएगा, और हमारी पूरी बॉडी की फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए इस ब्लड के अंदर जो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, ये जो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है ये क्या करेगा, इट रेजिस्ट्स या ऑपोजेस द मूवमेंट ऑफ वाटर। ये क्या करेगा, ये क्योंकि ये एक सोल्यूट है, ध्यान से समझो बेटा, ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन एक सोल्यूट है, तो ये सोल्यूट क्या करेगा, वाटर के मूवमेंट को रोकेगा, क्योंकि वाटर का मूवमेंट किसके बेसिस पर डिपेंड करता है, वाटर का मूवमेंट डिपेंड करता है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो जहां पर भी हाइपरटोनिक कंडीशंस होंगी, वाटर हमेशा वहां जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो एल्ब्यूमिन है ये ब्लड के अंदर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और फ्लूइड के मूवमेंट को रोकता है, ताकि ब्लड का वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहे और वाटर का मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाए। ये सेम कंसेप्ट अपन अप्लाई करेंगे जब अपन ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट को पढ़ेंगे किडनी के अंदर, वहां पर ये जो पूरा प्रिंसिपल है ये वहां पर अप्लाई करेंगे कि एक्चुअली में ये एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लड के कोलॉइडल प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, ताकि वाटर का जो मूवमेंट है वो एक लिमिट के बाद स्टॉप हो जाए। ये हमेशा वाटर के मूवमेंट को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है? अगर आती जा रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में लाइट जलाते रहे, बत्तियां जलाते रहे। बहुत टाइम हो गया दिवाली मनाए हुए, तो प्लीज दीपक जला दिए जाएं। नेक्स्ट, globulin. It is also a very important प्लाज्मा प्रोटीन। अच्छा, एल्ब्यूमिन को कौन बनाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। It is synthesized by hepatocytes, liver cells। इसको कौन बना रहा है, हेपेटोसाइट्स बना रहे हैं, लिवर सेल्स बना रहे हैं, ठीक है। ग्लोब्यूलिन को कौन बना रहा है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय
हिपैटोसाइट्स एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। इसको हिपैटोसाइट्स भी बना रहे हैं और साथ साथ में इसको लिम्फोइड ऑर्गन्स भी बना रहे हैं। लिम्फोइड ऑर्गन्स जैसे कि बोन मैरो हो गया, थाइमस हो गया, स्प्लीन हो गया, मैं लिख देती हूं, थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे ग्लोब्यूलिन को। ठीक है, इट इज अराउंड 2 to 2.5%। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज एक बार एनएससीजेएस में पूछा था, रेशियो ऑफ एल्ब्यूमिन टू ग्लोब्यूलिन is 2:1। दिस इज इंपॉर्टेंट। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो हमारे प्लाज्मा में कितना है? 2:1। दैट मींस एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन के कंपैरिजन में दुगनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सो द रेशियो इज अराउंड 2:1। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट? सब क्लियर है? Now, what is the function of globulin? यहां लिख देती हूं मैं, वहां पे आरबीसी स्टार्ट हो गया। फंक्शन ऑफ ग्लोब्यूलिन, इसके दो फंक्शन हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है और ये बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। ठीक है, ये दो काम करेगा, या तो ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा ये, या फिर ये हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करेगा। ठीक है, अब 3 टाइप के ग्लोब्यूलिन्स प्रेजेंट है। Three types of globulins are present. They are alpha globulin, beta globulin, one second students, give me a second. Alpha globulin, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, अब ये अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन जो है ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं। ये बेसिकली किस में मदद करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं। जैसे एक कॉमन एग्जांपल है अल्फा ग्लोब्यूलिन का, सेरियोप्लाज्मिन। ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? ये कॉपर के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। एक बीटा ग्लोब्यूलिन है ट्रांसफेरिन, ये किसके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है? ये आयरन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ये जो गामा ग्लोब्यूलिन्स है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, और ये क्या बनाते हैं? ये डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज बनाते हैं जिनको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहते हैं। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। ये किसकी फॉर्मेशन में मदद करते हैं? ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज IgA, IgG, IgE, IgM, IgD, ऐसे डिफरेंट टाइप की इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? सो बेसिकली अपन ने 2 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन्स को स्टडी किया।
वन इज एल्ब्यूमिन एंड द अदर इज ग्लोब्यूलिन। दोनों 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, पर सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रखता है। दैट मीन्स ये फ्लूइड के मूवमेंट को क्या करेगा, हमेशा रेजिस्ट करेगा, हमेशा अपोज करेगा। ग्लोब्यूलिन्स जो है, अच्छा एल्ब्यूमिन कंप्लीटली कौन बनाता है, हिपैटोसाइट्स बनाते हैं, लिवर सेल्स बनाते हैं। बट जो ग्लोब्यूलिन्स है उनको हिपैटोसाइट्स मतलब लिवर भी फॉर्म कर रहा है और साथ साथ में लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी फॉर्म कर रहे हैं। इसका दो टाइप के फंक्शन है, इट इज ईदर हेल्पिंग इन द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास अल्फा ग्लोब्यूलिन है और हमारे पास बीटा ग्लोब्यूलिन है। अल्फा ग्लोब्यूलिन का एक एग्जांपल है सेरियोप्लाज्मिन, जो कि कॉपर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। बीटा ग्लोब्यूलिन में ट्रांसफेरिन है, जो कि आयरन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। इसके अलावा हमारे पास गामा ग्लोब्यूलिन्स प्रेजेंट है। ये गामा ग्लोब्यूलिन्स हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करते हैं एंड दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जिसको कहा जाता है। एंड द वेरियस टाइप्स आर IgA, IgG, IgE, IgM, IgD। इन सबके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वील टॉक ऑफ दी चैप्टर डिजीजेस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन सब चैप्टर को अपन क्लब कर कर पढ़ेंगे, वहां पर इनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक, अब यहीं पर साइड में नोट लगाकर लिखेंगे, इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजन प्रेजेंट है। इट इज ऑल्सो अ प्रोटीन, it is also a protein, it is the largest plasma protein, it is the largest plasma protein and it basically helps in the process of clotting। ये क्लॉटिंग के प्रोसेस में मदद करेगा। इन सबके अलावा प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड। ये सारी चीजें अब आपको मालूम है क्योंकि आप ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, तो आपको 100% मालूम है कि प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होंगे और प्लाज्मा के अंदर क्लोराइड भी प्रेजेंट होगा, ये अब आपको मालूम है। तो प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है, जो कि प्लाज्मा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होते हैं। इनके अलावा प्लाज्मा के अंदर हॉर्मोन्स प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, रेस्पिरेटरी गैसेस प्रेजेंट होंगी, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रेजेंट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा इन डिटेल। आप देख लो, अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं यहां लिख देती हूं ताकि नोट्स बन जाए। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा इंक्लूड्स ions like sodium, potassium, bicarbonate, chloride. It also consists of nutrients. It also consists of hormones, excretory waste, रेस्पिरेटरी गैसेस। अच्छा, अब अगर यहां रेस्पिरेटरी गैसेस में लिख रही हूं तो जल्दी से मुझे बताओ कितना प्रोपोर्शनेट कार्बन डाइऑक्साइड का और कितना प्रोपोर्शनेट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। सोच के आंसर दो, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा की मदद से? कॉपी कर लीजिए, मैं 1 मिनट का समय दे रही हूं आपको। चले आगे। ओके, नेक्स्ट वील टॉक ऑफ आरबीसी, ऑल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स। अच्छा, एक बार पहले चेक कर ले,
स्लाइड्स भी कितनी है अपने पास? स्लाइड्स कम नहीं पढ़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, चलो। ऑल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन The process of formation of RBC is called as erythropoiesis. साइट की अगर मैं बात करूं तो अडल्ट में अगर मैं बात करूंगी तो ये कहां से बनेंगे? ये रेड बोन मैरो से बनेंगे। नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट आरबीसी? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट आरबीसी? इट इज अ सेल, it is a cell which is devoid of, it is a cell which is devoid of nucleus and all cell organelles. इसके पास क्या नहीं है? इसके पास कुछ भी नहीं है। It is a cell which is devoid of nucleus, इसीलिए ये कैसा है? ये एक कैरियोटिक सेल है, प्लस इसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। ऑल इट कंसिस्ट्स ऑफ इज साइटोप्लाज्म। इट कंसिस्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड उस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इसके पास साइटोप्लाज्म है और इसके पास एक कॉन्जुगेट प्रोटीन प्रेजेंट है, उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? नाउ द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज, it is highly permeable, it is highly permeable to chloride and bicarbonate ions, but it is impermeable to sodium and potassium ions. आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक खास बात है दैट इट शोज हाई परमिएबिलिटी फॉर क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। इसका रीजन अब मुझे देने की जरूरत नहीं है, इसको अपन बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है दैट इज परमिएबल टू क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, बट इट इज नॉट परमिएबल टू सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। एंड ऐसी मेम्ब्रेन को या इस फिनोमिना को आप डोनेंस फिनोमिना बोलते हैं, एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज डोनेंस मेम्ब्रेन। इसको क्या कहा जाता है? इसको डोनेंस मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी? ठीक है, शेप आप देख सकते हो यहां पर क्लियरली विजिबल है। द शेप इज व्हाट? इट इज बाइकॉन्केव और डिस्कॉइडल इन शेप। शेप इज बाइकॉन्केव और डिस्कॉइडल। दिस शेप enables the RBC to move in minute blood vessels. पतली पतली ब्लड वेसल्स के अंदर एंट्री और एग्जिट करने में ये बाइकॉन्केव शेप जो है ये आरबीसी को बहुत मदद करती है, क्योंकि इस शेप की वजह से और इसका जो साइटोप्लाज्म है, क्योंकि इसके पास सिर्फ साइटोप्लाज्म है, इसके पास कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क नहीं है, तो
तो इसके साइटोप्लाज्म को स्पॉन्जी साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और जिसकी वजह से ये स्क्वीज हो जाती है किसी भी माइन्यूट ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है, काउंट ऑफ आरबीसी। आरबीसी का काउंट मेल फीमेल्स में वेरिएबल होता है, मेल का काउंट हमेशा फीमेल के काउंट से ज्यादा होगा। तो अगर अपन देखें तो फीमेल्स में रफली 4 to 4.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होंगी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। वहीं मेल्स में ये काउंट 5 to 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होगा। तो आप सोचो 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर मिलियंस में आरबीसी प्रेजेंट है। आप सब आईओक्यूएम का एग्जाम देकर आए हो, तो एक सिंपल सा मैथ्स का सवाल मैं भी आपको दूंगी कि अगर 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 4 मिलियन आरबीसी है, आपके पास 5 लीटर ब्लड है, तो कितनी आरबीसी होगी कैलकुलेट कर कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, वो ऐसे होता है ना, मेरी भैया की शादी में जलूल आना, तो मैं भी आपको यही बोल रही हूं, मेरे इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जलूल देना भूलना मत कि अगर 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 4 मिलियन आरबीसी है और आपके पास टोटल 5 लीटर ब्लड है, तो आपके पास टोटल कितनी आरबीसी है आपके पूरे ब्लड के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो, ओके, नाउ आरबीसी हैज अ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस हीमोग्लोबिन को मैक्सिमम एडजस्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर आए, इसीलिए आरबीसी के पास ना तो न्यूक्लियस है और ना ही उसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। नाउ हीमोग्लोबिन को अगर स्टडी करें सो हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। Heme consists of iron as well as a ring which is called as the porphyrin ring, whereas this globin is made up of polypeptide chain. Basically यही है आपका प्रोटीन पार्ट। हीम के अंदर क्या है? आयरन और पोरफायरिन है, इसीलिए हीमोग्लोबिन को क्या बोला जाता है? हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेट प्रोटीन। कॉन्जुगेट प्रोटीन का मतलब किसी प्रोटीन के साथ कोई दूसरा ग्रुप भी अटैच्ड है। तो यहां पर ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है एंड इट इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और इस ग्लोबिन के साथ एक रिंग स्ट्रक्चर अटैच्ड है। दैट रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पोरफायरिन रिंग। और यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर आयरन प्रेजेंट है, और यही आयरन आपके ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर
ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब हीम जो है वो हीमोग्लोबिन का 5% पार्ट बनाता है और ग्लोबिन जो है ये इसका 95% पार्ट बनाता है। क्लियर? यहां तक क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, एक क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, आंसर देना मुझे कमेंट बॉक्स में। रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है, ईच हीमोग्लोबिन कैरीज डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करेगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ग्लोबिन की। ग्लोबिन इट कंसिस्ट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो 3 टाइप्स का हो सकता है। HbA1, इट कुड बी HbA2 एंड फीटल। हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो HbA1 टाइप का हो सकता है, HbA2 टाइप का हो सकता है और फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में प्रेजेंट है और जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता चला जाता है ये फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो HbA1 या HbA2 दोनों में से किसी में भी एक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो आपका HbA1 है इसके पास 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट है। वेराज आपके HbA2 में आपके पास 2 अल्फा प्लस 2 ठीक है, तो ये दोनों जो है ये आपके अडल्ट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन है। ये आपके अडल्ट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन है। HbA1 में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन प्रेजेंट है। HbA2 में 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा चेन प्रेजेंट है। वेराज फीटल में 2 अल्फा प्लस 2 गामा। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने ये इसका सिंबल ठीक कर लो। डेल्टा, ठीक है, डेल्टा ऐसे बनता है ना, दिस इज डेल्टा। ठीक है, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा, 2 अल्फा प्लस 2 गामा। ठीक है, ये दोनों अडल्ट है और ये फीटस है। फीटल वाले में गामा वुड ईदर चेंज टू ईदर बीटा और इट वुड चेंज टू डेल्टा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलो, अब इतना पढ़ने के बाद देखते हैं आरबीसी का काउंट अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, या आरबीसी का काउंट अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा। आरबीसी का काउंट अगर डिक्रीज हो गया तो इट रिजल्ट्स इन अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज एनीमिया। आरबीसी का काउंट अगर घट रहा है या फिर अगर अपन ऐसे भी बोले कि आरबीसी में अगर हीमोग्लोबिन का काउंट अगर घट गया है, सो इट रिजल्ट्स इन अ डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड एज अनीमिया। अनीमिया के केस में क्या होगा, आपके पास ऑक्सीजन का जितना एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था उतना एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ऑक्सीजन अगर हमारे बॉडी सेल्स तक नहीं पहुंचेगा तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी,
आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं बनेगी। तो जितने भी पेशेंट्स जिनको अनीमिया होता है, खून की कमी जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उस खून की कमी से उनकी बॉडी के अंदर हमेशा क्या होगी, उनकी बॉडी के अंदर हमेशा थकान थकान फील होगी, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अब इस अनीमिया के बहुत सारे कॉजेज हैं। इट कुड बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, इट कुड बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। इन सबको अपन डिटेल में देखेंगे जब अपन डिजीज चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया हो रहा है तो आप उसको बोलते हो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और ऐसे बहुत सारे एनीमिया की वेराइटीज है। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो और आप मेडिकल कॉलेज में जाकर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे, एक पूरा चैप्टर है एनीमिया के ऊपर। सो देयर आर मेनी रीजंस ड्यू टू विच योर आरबीसी काउंट और योर हीमोग्लोबिन काउंट कुड बी रिड्यूस्ड, जिसमें से वन रीजन इज आयरन की डेफिशिएंसी एंड द अदर रीजन इज विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अब ये विटामिन B12 हमको क्यों चाहिए होता है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी जब हमारे बोन मैरो में बन रहा होता है तो इट क्रॉसेस वेरियस स्टेजेस, वेरियस स्टेप्स, ठीक है। 6 से 7 स्टेजेस में आरबीसी बनती है। तो जब फाइनल स्टेप जो है जिसमें आरबीसी अपना न्यूक्लियस लूज करता है, अपना सेल ऑर्गेनेल्स लूज करता है, अपनी शेप को चेंज करता है, उस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में आपको B12 चाहिए। अगर ये B12 उस वक्त ना बना तो हमारी आरबीसी कैसी होगी? हमारी आरबीसी प्रॉपर नहीं फॉर्म होगी, उसमें जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए था उतना हीमोग्लोबिन उसमें नहीं फिट इन हो पाएगा एंड दैट वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन अनीमिया, ठीक है। अब अगर आरबीसी का काउंट इंक्रीज होता है, अगर आरबीसी का काउंट इंक्रीज होता है, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथीमिया। इसको क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। एंड अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में। पीपल लिविंग एट हायर ऑल्टीट्यूड, जो लोग हायर ऑल्टीट्यूड पर रहते हैं वहां पर उन लोगों का आरबीसी काउंट नेचुरली हम लोगों से ज्यादा होता है। सो उनको क्या कंडीशन है? दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथीमिया। अब आरबीसी का काउंट अगर ट्रिमेंडसली बढ़ जाए, मतलब अगर मैं मानूं कि 5 मिलियन आरबीसी अपन लेकर चल रहे हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में, तो पॉलीसाइथीमिया में 6.5, पर अगर ये काउंट 6.5 को भी एक्सीड कर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड मैनर में ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? दैट कंडीशन इज नाउ कॉल्ड एज कैंसरस कंडीशन। इसको हम क्या बोलेंगे? कैंसर बोलेंगे, ठीक है। बट आरबीसी की वजह से ब्लड कैंसर उतना कॉमन नहीं है। जनरली जो ब्लड कैंसर है वो इंक्रीज WBC की वजह से होता है। बट यस, अगर आरबीसी का भी काउंट एक लिमिट के बियॉन्ड तक बढ़ जाएगा तो आप उसको क्या बोलोगे? दैट वुड बी टर्म एज कैंसर, ठीक। ओके, नाउ एज आरबीसी lacks nucleus, so it undergoes a process which is called as programmed cell death, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ। और आरबीसी जब सर्कुलेशन में जाती है तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 120 डेज के बाद आरबीसी दम तोड़ देती है, आरबीसी खत्म हो जाती है। तो आरबीसी के पास क्या नहीं है बच्चों? इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। सो इट अंडरगोज प्रोग्राम सेल डेथ एंड दिस प्रोग्राम सेल डेथ इन मेडिकल टर्म्स इज कॉल्ड एज अपोप्टोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस का मतलब होता है ऐसे सेल जो कि अपने आप ही एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद मर जाएंगे,
ऐसे सेल्स को हम प्रोग्राम सेल डेथ के प्रोसेस का पार्ट मानते हैं। जैसे स्पर्म्स आफ्टर दे आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी, दे विल डाई आफ्टर से अराउंड 24 to 48 आवर्स। ओवा आफ्टर ओव्यूलेशन, जो फीमेल गेमीट है वो ओव्यूलेशन के बाद 48 आवर्स के अंदर अपना दम तोड़ देती है। कुछ WBC कुछ घंटों में ही खत्म हो जाते हैं, कुछ WBC 7 से 10 दिन बाद के खत्म हो जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही RBC आफ्टर 120 डेज मर जाती है। इट डाइज आफ्टर 120 डेज, ठीक है। एंड दिस प्रोग्राम सेल डेथ, जिसमें सेल अपने आप एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद मर जाता है, ऐसे प्रोग्राम सेल डेथ को हम मेडिकल टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज अपोप्टोसिस। तो RBC भी जो है वो आफ्टर 120 डेज मर जाती है। इट डाइज या इट इज डिस्ट्रॉयड, it is destroyed in the spleen, it is destroyed in the spleen, and therefore spleen is called as the graveyard of body। spleen को क्या कहा जाता है? spleen को graveyard of body नहीं, सॉरी, graveyard of RBC कहा जाता है। it is called as the graveyard of RBC, क्योंकि यहां पर जाकर RBC मर जाती है। स्प्लीन के अंदर RBC की लाशों के ढेर पड़े रहते हैं, इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक और कैच है, स्प्लीन ऑल्सो स्टोर्स ब्लड। ये 120 दिन बाद RBC जब स्प्लीन के अंदर जाती है तो स्प्लीन उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ साथ में स्प्लीन जो है वो ब्लड को अपने अंदर स्टोर करके भी रखता है, इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ठीक। तो यहां पर RBC का पूरा पार्ट जो है वो खत्म होता है, और कुछ मेरे ख्याल से बचा नहीं है, ठीक। हीमोग्लोबिन पढ़ लिया अपन ने, सब हो गया, ठीक है। आई थिंक इट इज डन। एक क्वेश्चन है, सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। RBC undergo which type of respiration? पहला, होता भी है या नहीं होता? RBC के अंदर रेस्पिरेशन होता भी है या नहीं होता? और अगर होता है तो कौन से टाइप का होता है? सोच के बताओ, एरोबिक या एनएरोबिक? सोच के बताना कमेंट बॉक्स में। पहला सवाल, क्या RBC के अंदर रेस्पिरेशन होता है, हाँ या ना? और अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर एरोबिक होता है या एनएरोबिक होता है? ये जवाब आप मुझे सोचकर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट, WBC, white blood cells, also called as thrombocytes, also called as soldiers of the body। काउंट इज 4000 से 11000। टू 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। देख रहे हो कितनी ना इंसाफी है। RBC 1 मिलीमीटर क्यूब में मिलियंस तक है, बट ये यहां पर कुछ थाउजेंड्स में ही प्रेजेंट है, एंड दे आर कॉल्ड एज द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है?
बिकॉज ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, थ्रोम्बोसाइट्स नहीं कहते, आई एम सो सॉरी, दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, माय बैड, मुझे लगा मैंने प्लेटलेट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। ल्यूको वर्ड का मतलब है व्हाइट और साइट वर्ड का मतलब है सेल। दे आर कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे फाइट अगेंस्ट ऑल इंफेक्शंस, ठीक। नाउ द WBCs आर या ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये 2 टाइप के हैं। वन टाइप इज कॉल्ड एज ग्रैन्युलोसाइट एंड द अदर इज कॉल्ड एज ए ग्रैन्युलोसाइट। अब यहां पर वापस से वर्ड को स्प्लिट करो। साइट वर्ड का मतलब है सेल, ग्रैन्युलो वर्ड आया है ग्रैन्यूल से। सो WBC which bears granules in the cytoplasm, ऐसी WBC जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ऐसी WBC को हम ग्रैन्युलोसाइट बोलेंगे। और यहां पर साइट वर्ड का मतलब सेल, ग्रैन्युलो वर्ड का मतलब है ग्रैन्यूल्स और ए का मतलब है विदाउट। सो द WBC without granules are called as WBC without the granules are called as ए ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। ए ग्रैन्युलोसाइट जो है ये 2 टाइप के हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। अगर आपने कभी अपनी ब्लड रिपोर्ट देखी है, ब्लड रिपोर्ट अगर आपने कभी करवाई है, तो आपकी ब्लड रिपोर्ट के ऊपर ऐसा लिखा हुआ आता है, हिमेटोलॉजिकल रिपोर्ट, ऐसा लिखा हुआ आएगा। सबसे पहले आपका आरबीसी काउंट होगा, उसके बाद आपका हीमोग्लोबिन काउंट होगा, उसके बाद WBC होगा, और WBC के तुरंत नीचे यहां पर लिखा हुआ रहता है DLC। DLC का फुल फॉर्म होता है बच्चों डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। कभी अगर गौर से रिपोर्ट को नहीं देखा है तो आज देखना, ब्लड रिपोर्ट आपको मिलेगी मिलेगी और नहीं मिलेगी तो इंटरनेट से निकाल के देख लेना किसी की भी ब्लड रिपोर्ट, ठीक। उस DLC के नीचे हमेशा आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। तो WBC की पर्टिकुलर सेल्स को अगर अपन काउंट कर रहे हैं कि कितने ए ग्रैन्युलोसाइट है, कितने ग्रैन्युलोसाइट है, ठीक है, दैट काउंट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको प्यार से हम क्या बोलते हैं, जिसको प्यार से हम DLC बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, एक एक के फंक्शन को डिटेल में देखेंगे, पहले एक बार समझो। इफ
WBC count is increased, it is called as leukocytosis. If WBC count is decreased, it is called as leukopenia. If WBC count is increased massively, अगर बहुत ज्यादा WBC काउंट इंक्रीज हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज ल्यूकीमिया. अब ल्यूकोसाइटोसिस, अगर आपने कोई ब्लड रिपोर्ट देखी है, ठीक है, तो नॉर्मल अपर लिमिट आपकी WBC की 11,000 है, ठीक. बट ये काउंट अगर इंक्रीज होकर 12,000, 12,500, 13,000 तक पहुंच गया, तो आप उस कंडीशन को क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस. इस केस में क्या होगा? दिस ल्यूकोसाइटोसिस इज एन इंडिकेशन ऑफ इंफेक्शन इन द बॉडी. ये क्या सजेस्ट करेगा? ये आपकी बॉडी के अंदर एक इंफेक्शन को सजेस्ट करेगा. दैट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करा हुआ है, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस पैथोजन से फाइट करने का काम कौन कर रहा है? WBC कर रहा है. इसीलिए WBC का काउंट जो है वो इंक्रीज हो गया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस. इफ द WBC काउंट इज रिड्यूस्ड, इट इज कॉल्ड एज ल्यूकोपीनिया. अगर किसी की बॉडी में WBC का काउंट घट गया, तो उसकी जो इम्यून पावर है, उसकी जो इम्यून पावर है वो क्या हो जाएगी? वो भी रिड्यूस हो जाएगी, एंड द पर्सन वुड बी हाईली ससेप्टेबल टू इंफेक्शन. आप इसको कुछ ऐसे समझो कि अगर कोई भी देश अपने बॉर्डर से आर्मी को कम कर दे, तो दैट कंट्री वुड बी वल्नरेबल, कि दूसरा कंट्री उसे बहुत इजीली अटैक कर देगा और वो देश हार भी जाएगा, क्योंकि उसने अपनी आर्मी ही रिड्यूस कर दी. एग्जैक्टली WBC हमारे बॉडी के सोल्जर्स है. सोल्जर्स क्या कर रहे हैं? ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी इंफेक्शन से फाइट करने में मदद कर रहे हैं. यही सोल्जर्स का काउंट अगर रिड्यूस हो गया, अगर इन सोल्जर्स का काउंट रिड्यूस हो गया, तो क्या होगा? आवर बॉडी वुड बी हाईली ससेप्टेबल टू इंफेक्शन, और हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे. एग्जैक्टली यही सिचुएशन होती है इन पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम HIV. जिनको HIV का इंफेक्शन होता है, उनका WBC काउंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है, वो क्या हो जाती है? वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है. ठीक. अगर WBC का काउंट ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो गया, सो इट रिजल्ट्स इन अ कैंसर विच इज कॉल्ड एज ल्यूकीमिया. सो ल्यूकीमिया क्या है? बेसिकली एक कैंसर है, ब्लड कैंसर है. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, नाउ लुक एट दिस चार्ट. ठीक, इसमें आपको न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इन सबके फंक्शंस दे रखे हैं. राइट. मैंने जब आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था दैट WBC का जो न्यूक्लियस होता है वो या तो मल्टी लोब्ड होता है या बाई लोब्ड होता है. ये मैंने आपको बताया था. किडनी शेप न्यूक्लियस भी मैंने आपको बताया था. सो न्यूट्रोफिल जो WBC है, उसका न्यूक्लियस कैसा है? मल्टी लोब्ड है. इसको लोब बहुत ज्यादा है, देखो, और इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे न्यूट्रल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे. अगर मैं सारी WBC को कंपेयर करूं, तो न्यूट्रोफिल मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है. सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल हमारे WBC को अगर मैं देखूं, तो WBC में सबसे ज्यादा सेल कौन सा है? न्यूट्रोफिल है. ठीक. अब न्यूट्रोफिल को हम जनरली माइक्रो पुलिसमैन ऑफ द बॉडी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द माइक्रो पुलिसमैन ऑफ द बॉडी. ठीक. जैसे अगर किसी कंट्री के अंदर दंगा हो गया है ना, लड़ाई वड़ाई हो गई, या फिर आप ऐसे समझो आप स्कूल गोइंग हो, तो आपके दो फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो गई और बहुत लड़ाई हो गई. ठीक. अब जब लड़ाई होगी तो बहुत सारे दर्शक आ जाएंगे, है ना, लड़ाई को एंजॉय करेंगे.
बट कुछ रिस्पॉन्सिबल सीनियर बच्चे जिनके पास बैच लगे रहते हैं, जो ऐसे इतरा इतरा के टिकटॉक घूमते हैं कि हमारे पास बैच है जिसमें कैप्टन्स होते हैं, वाइस कैप्टन्स हैं, हेड बॉय, हेड गर्ल और मॉनिटर्स, है ना, तो क्या हो जाते हैं, ये लोग आ जाते हैं और झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या करेंगे, चीजों को शांत करने की कोशिश करेंगे। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रो पुलिसमैन, कि भाई घर का मामला है, इंटरनल मैटर है, यहीं का यहीं सेटल करा देते हैं। तो एग्जैक्टली बॉडी के अंदर अगर कोई भी इंफेक्शन होता है, एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग इनटू द बॉडी, हमारी बॉडी को कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इन्वेड करता है तो सबसे पहले उसको मारने के लिए कौन आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर देयरफॉर कॉल्ड एज माइक्रो पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, बिकॉज इनका साइज कैसा होता है, थोड़ा छोटा होता है। और इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन है फैगोसिटिक। मेन काम क्या है इनका, फैगोसिटिक। ये क्या करेंगे, किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाने का काम करेंगे। तो एग्जैक्टली यहां पर भी यही लिखा हुआ है, बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन में सबसे पहले काम करेंगे। दे आर द मोस्ट कॉमन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू एनी माइक्रोबियल इंफेक्शन। बॉडी के अंदर अगर थोड़ी सी भी कोई सी भी गड़बड़ी अगर होती है तो सबसे पहले आने वाले, सबसे पहले शहीद होने वाले WBC कौन से होंगे, न्यूट्रोफिल होंगे। ये आपके वो क्लास मॉनिटर्स हैं, ये आपके वो ऑफिस बेयरर्स हैं जो इनिशियली झगड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिनके पास छोटी पावर प्रेजेंट है। ठीक, इसके बाद आते हैं इयोसिनोफिल। इस इयोसिनोफिल को हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं प्यार से। इनके ग्रैन्यूल्स कैसे हैं, ये एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं। न्यूक्लियस कैसा होता है, बाइलोब, दो ही लोब्स प्रेजेंट है, आप देख सकते हो, ये रही एक लोब और ये रही दूसरी लोब। ये अपन सेल चैप्टर में देख चुके हैं और यहां पर इसके ग्रैन्यूल्स। अब आपकी बॉडी में कभी भी कोई पैरासिटिक इंफेक्शन हुआ है, कोई भी एलर्जिक कंडीशन हो गई है, तो सबसे पहले काम करने वाले WBC कौन से होंगे, एसिडोफिल्स होंगे। ठीक, फिर आते हैं बेसोफिल्स। इनका न्यूक्लियस या तो बाइलोब्ड होगा या ट्राइलोब्ड होगा। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिस्पॉन्सेस, और इस एलर्जिक रिस्पॉन्स में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन, ये प्रोड्यूस करते हैं सेरोटोनिन। ठीक है, हिस्टामिन क्या करेगा, वेसो डायलेशन करेगा, ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करेगा, वेराज सेरोटोनिन जो है वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। ये पूरी चीज में आपको जब डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था तब वहां पर लिखवा चुकी हूं। हिस्टामिन और सेरोटोनिन को रिलीज करने का काम करता है बेसोफिल। ठीक, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये दोनों जो हैं ये आपके ए ग्रैन्युलोसाइट है, मतलब इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे मोनोसाइट के बारे में। अब मोनोसाइट जो है ये क्या है, दे आर कॉल्ड एज द मैक्रो पुलिसमैन ऑफ द बॉडी। दे आर कॉल्ड एज द मैक्रो पुलिसमैन ऑफ द बॉडी। झगड़ा हो गया दो बच्चों के बीच में, वही कहानी आगे चलेगी, है ना। मॉनिटर से, हेड बॉय, इन सबसे झगड़ा खत्म नहीं हो रहा, बढ़ता चला जा रहा है। उन दो बच्चों के ग्रुप भी आ गए, अब सब आपस में लड़ रहे हैं। तो मॉनिटर्स की और कैप्टन वाइस कैप्टन की बस की नहीं रही, तो वो किसको बुला के लाएगा, वो प्रिंसिपल को बुलाकर लाएगा। तो मोनोसाइट एग्जैक्टली वो प्रिंसिपल है जो अब आकर सारे झगड़े को खत्म करेगा। तो मोनोसाइट जस्ट लाइक न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। ये किसी भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं और ये थोड़ा सा लेट आते हैं क्योंकि इनके पास पावर थोड़ी ज्यादा होती है। तो इनको लगता है कि जब तक मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स काम कर रहे हैं तब तक काम चलने दो। तो अगर माइनर इंफेक्शन है तो न्यूट्रोफिल अपने ही लेवल पर निपटा देगा, बट अगर बहुत ज्यादा इंफेक्शन है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मोनोसाइट एक्शन में आते हैं एंड नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फैगोसिटिक एक्टिविटी। इनका न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है, किडनी शेप्ड होता है एंड इट एक्वायर्स द मेजर पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर लास्ट WBC जो अपन देखेंगे दैट इज लिम्फोसाइट।
लिम्फोसाइट भी ए ग्रैन्युलोसाइट है, इसका न्यूक्लियस भी कैसा होता है, हॉर्स शू शेप्ड होता है, इसेंट्रिक होता है मतलब सेंटर से दूर होता है, एंड इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज द मेजर पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इट इंक्लूड्स बी सेल्स। ये बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज। देन इट हैज किलर टी सेल्स। अच्छा मैं यहां लिख देती हूं, लिम्फोसाइट्स में एक होते हैं बी सेल्स और एक होते हैं टी सेल्स। बी सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। टी सेल्स जो होते हैं इसमें हेल्पर टी सेल्स होते हैं, किलर टी सेल्स होते हैं, और यहां पर सप्रेसर टी सेल्स होते हैं। किलर टी सेल्स जो होते हैं ये डायरेक्टली किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं। हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं ये बी सेल्स को मदद करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, और जो सप्रेसर टी सेल्स होते हैं ये इन किलर टी सेल्स के एक्शन को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, ये इनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये काम होता है डिफरेंट टाइप ऑफ टी सेल्स का, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, ये हेल्पर टी सेल्स हमारी एंटीबॉडी प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ गया सो इसको आप क्या बोलोगे, न्यूट्रोफिलिया। अगर न्यूट्रोफिल का काउंट डिक्रीज हो गया इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रोपीनिया। ऐसे ही इयोसिनोफिल का काउंट बढ़ गया तो आप इसे क्या बोलोगे, इयोसिनोफिलिया। अगर काउंट डिक्रीज हो गया तो इसे आप बोलोगे इयोसिनोपीनिया। ऐसे कर कर फीलिया और पीनिया वर्ड लगाते जाओ तो इंक्रीज और डिक्रीज काउंट आपका बनता चला जाएगा। सो यहां पर हमारी WBC जो है वो खत्म होती है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स में मैं सोच रही हूं कि आपको क्लॉटिंग मैकेनिज्म साथ के साथ ही कवर करा दूं, सो दैट वुड बी पॉसिबल इन द टुमारोज लाइव क्लास। सो कल अपन लाइव मिलेंगे जिसमें अपन प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे, और यहां तक के जितने भी आपको डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल से रेगुलर अपन लाइव क्लास में मिलेंगे, वही 4 से 5:15 5:30 बजे तक। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक इट।